हेलो, नमस्कार। इसके पहले हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा था, जो कि अप्रैल मंथ का जो मैगज़ीन आता है प्रत्युत्तर दर्पण का, उसको सारे को डिटेल से कंप्लीट किए हुए हैं। आज हम देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिटेलिंग करने से पहले हम देख लेंगे कि वन लाइनर जो बन सकते हैं क्वेश्चन उसको। जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की कतर की यात्रा होती है। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में 93वां स्थान किसके द्वारा जारी किया गया? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2024 की रिपोर्ट है। अमेरिका की निजी कंपनी का मून लैंडर ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर उतरा है। हेलेनिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस की भारत यात्रा होती है। अल सल्वाडोर में नायब बुकेले लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कतर यात्रा से 3 दिन पूर्व ही कतर के मृत्युदंड पाए 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक रिहा किए गए। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की समाप्ति के लिए भारत व चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का 21वां दौर हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का विश्व में 41वां स्थान है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड अब रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कुनोनेंको के नाम। मीरा रोबोट के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण किया गया। 9वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक है, आइए पहली खबर की तरफ, और हम इसको डिटेल से कवर करते हुए एकदम पूरे विस्तृत रूप में कवर करते हुए निकलेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की क्या कतर की जो यात्रा होती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कतर की यात्रा होती है, और उससे पूर्व संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा होती है। ठीक है, यात्रा करते हैं, और यात्रा में 2 क्रम में होते हैं। एक तो पहले संयुक्त अरब अमीरात में जाते हैं और दूसरा कतर में जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं हम भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। ठीक है, अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा 13-14 फरवरी को की, जिसके पश्चात 14-15 फरवरी को कतर की आधिकारिक यात्रा उन्होंने की। 13-14 को जाते हैं कहाँ? मोदी जी कहाँ जाते हैं? तो जाते हैं यूएई में जाते हैं। यानी जब वैलेंटाइन डे था तो ये अपना वैलेंटाइन डे कहाँ मना रहे होंगे? अरे बाप रे, ये अपना मोदी जी कहाँ थे? तो 13-14 को यूएई में थे। ओके, चलिए 14-15 फरवरी को कतर की आधिकारिक यात्रा की उन्होंने। वर्ष 2015 के पश्चात श्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं यात्रा थी। कौन सी यात्रा थी? 7वीं यात्रा थी, जो दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते एक गहरे द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की पिछली यात्रा 1 दिसंबर 2023 को COP28 में भागीदारी के सिलसिले में संपन्न की थी। अपना पिछला यात्रा कब संपन्न किए थे? तो 1 दिसंबर 2023 को ही संपन्न किए थे। COP28 में जो भागीदारी लिए थे उसी समय में। जबकि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायर अल नहयान वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में भाग लेने के लिए 9-10 जनवरी 2024 को ही भारत आए थे। ठीक है, ये जनवरी में ही भारत आए हुए थे। कौन? वहाँ के राष्ट्रपति, यूएई के राष्ट्रपति नहयान जी। वाइब्रेंट गुजरात का जब सम्मेलन हो रहा था तो भारत आए हुए थे। और ये मोदी जी चले जाते हैं कब? मोदी जाते हैं ही 14-15 फरवरी को कतर की यात्रा यूएई की यात्रा में जाते हैं। 13 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात पहुँचते हैं। हवाई अड्डा पर उनका भरपूर स्वागत किया जाता है। एकदम गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया जाता है। क्यों गए थे भाई? आखिर कौन सा काम था, कौन सा मीटिंग था? तो बताते हैं जी। मेज़बान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अतिरिक्त द्विपक्षीय वार्ता करना था। ठीक है, उसके बाद दुबई में, यूएई की राजधानी दुबई है, वहाँ हो रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, और इसमें इनको एकदम चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। मोदी जी कहें कि चलो भाई घूम लेते हैं। घूमने में तो घूमना इनको बहुत अच्छा लगता है मेरे अकॉर्डिंग। चलिए, और भी इनके साथ कौन कौन गए थे? तो इनके साथ गए थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अजीत डोभाल जी थे, विदेश सचिव श्री विनय मोहन क्वात्रा जी थे, वो अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे। इसमें होता क्या है? तो 10 समझौतों पर हस्ताक्षर संपन्न होता है, जिनमें 2 समझौते यूएई में भारतीय रुपे कार्ड और यूपीआई को स्वीकार किए जाने के लिए है। अब मोदी जी गए थे तो कहे कि चलो भाई कुछ काम भी कर लेते हैं, और काम करने के नाते ये कहें कि देखो नहयान जी, आप मेरे रुपे कार्ड और यूपीआई को एक्सेप्ट कीजिए। नहयान जी बोले बिल्कुल कर लेंगे जी, लेकिन उसके लिए भी आपको एक छोटा सा काम करना होगा। बोले वो क्या? तो कहा कि देखिए हमारे यहाँ भी एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है, नाम है आनी और जयवान, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए।
मोदी जी कहें अरे यार तुम तो बड़े चालाक निकले, नाले पर दाला फेंक दिए, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तुम भी मेरा बात मान लो। तो कहा ठीक है, जब आप मान लिए तो हम किस खेती में लिए, हम भी मान लेते हैं। और इस तरीके से यूएई ने भारत के रुपे कार्ड और यूपीआई को स्वीकार कर लिया। इंडिया ने भी आनी और जयवान को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्या बात है, आगे बढ़ता है, बात आगे बढ़ता है। यह सम्मेलन, कौन सम्मेलन, देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रहा है दुबई में 14 फरवरी को संपन्न वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति। ठीक है, 14 फरवरी को था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति में भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी को सम्मानित अतिथि के तौर पर मेजबान उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने आमंत्रित किया था। यहाँ पर हो रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, बोलिए ना किस लिए जा रहा है, तो हो रहा है यहाँ पर एक समिट हो रहा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। यह सम्मेलन प्रतिवर्ष दुबई में ही आयोजित होता है। मजे की बात यह है कि यह प्रत्येक वर्ष किस देश में आयोजित होता है, तो दुबई में ही आयोजित होता है। भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो भविष्य की चुनौतियों को इनके लिए अनुभव साझा करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इससे पूर्व 2018 में भी ऐसे सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया था। 2018 में भी सम्मानित अतिथि के तौर में भाग लिए थे और 2024 में भी। ठीक है, यानी डबल बार मौका मिल गया इनको। चलो भाई अब इसके थीम की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होता है, इसका तो कुछ ना कुछ तो थीम होगा, किसी न किसी चीज़ पर तो बात हुआ होगा, काम करने की बात किया जाएगा। तो भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका थीम है, भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका थीम है, शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट। तथा सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों को 10 राष्ट्रपति व 10 प्रधानमंत्री भी शामिल थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इसी के लिए गए थे। अब गए ही थे तो सोचा गया कि चलो भाई आए हैं तो एक मंदिर बना है, एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, चलिए इसका उद्घाटन भी कर दीजिए मोदी जी। मोदी जी कहें वारे वाह क्या बात है, चलो करते हैं, और ये जाकर उस मंदिर की उद्घाटन कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आप देख सकते हैं, इसका शॉर्ट नाम है BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो ने, देख रहे हैं मोदी जी को, दिखे कि नहीं दिखे, दिख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एशिया के इस सबसे बड़े मंदिर का निर्माण बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था की है। इस संस्था का नाम याद रखिएगा, सॉरी, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था इस दिल्ली, और यह संस्था दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का भी निर्माण किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ विश्व के अनेक देशों में मंदिर बनवाए हैं। काम तो बहुत अच्छा है इसका, हाँ जी अच्छा तो है। अब देखिए इस मंदिर के बारे में कुछ बात करते हैं। तो यह 27 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। रुपया कितना लगा बाबूआ, 700 करोड़ रुपया लगा। किस शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, अच्छा तो नागर शैली में बना हुआ है, हाँ नागर शैली में बना हुआ है। भारत व संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहराते रिश्तों को यह परिणाम है कि यूएई अब भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार तथा सातवां बड़ा निवेशक भी अब हो गया। देखिए तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार और सातवां बड़ा निवेशक भी यूएई भारत का हो गया है। यूएई में रह रहे लोगों की अगर संख्या की बात करते हैं तो 35 लाख लोग रहते हैं जी, 35 लाख लोग रहते हैं, मतलब वहाँ की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, तो 35% है। गजब क्या बात है। यानी अगर वहाँ छात्र कितने रहते हैं भारत के, तो 1.5 लाख छात्र भी रहते हैं। तो क्या यहाँ का कोई इंस्टीट्यूट वहाँ खुला है कि नहीं खुला है, देखिए खुला तो नहीं है लेकिन खुलने वाला है। कौन कौन, तो एक तो CBSE वाला खुलेगा और दूसरा IIT दिल्ली का एक ब्रांच वहाँ पर खुलेगा। देखिए अगस्त 2019 में यूएई भारत यात्रा के दौरान उन्हें इस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। किनको भाई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। कब, तो 2019 में, यानी आज से 5 साल पहले की बात है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं अबू धाबी में श्री मोदी के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम वहाँ रह रहे भारतीय मूल के लोगों द्वारा आयोजित किया गया था। इसे अहलान मोदी यानी हेलो मोदी का नाम दिया गया था। वहाँ पर भरपूर जाके भाषण वाषण देते हैं, एकदम सब लोग ताली बजाता है, क्या बात है। 21वीं सदी का नया इतिहास लिख रहे हैं। वहाँ रह रहे भारतीयों को इस नए इतिहास का एक बड़ा आधार उन्होंने बताया, भरपूर तारीफ किया। इन तो तारीफ करते ही हैं जी। संयुक्त अरब अमीरात को 2 दिन की इस ऐतिहासिक यात्रा के पश्चात 14 फरवरी की शाम को ही श्री मोदी कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। अब कहें कि ठीक है अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं अब थोड़ा सा
कतर, बहुत दिन हुआ गए हुए। और वहाँ जाते हैं जहाँ गार्ड ऑफ ऑनर से उनका भरपूर स्वागत किया जाता है। उसके बाद इसके पहले कब गए थे? तो 2016 में गए थे। क्या बात है! इसके पहले 2016 में गए थे। हाँ, इसके पहले 2016 में गए थे। अब बताइए तो हुआ क्या? हुआ यही है कि ये बहुत बड़ा न्यूज़ एक समय था जब कवर किया गया था कि भारत के 8 भारतीय नौसैनिक को कतर ने क्या किया था, फांसी की सज़ा सुना दिया गया था। फांसी की सज़ा सुना दिया गया एकदम। बहुत न्यूज़, जितने भी न्यूज़पेपर्स एजेंसीज है सारे लोगों ने कवर किया था। कितने भारतीय नौसैनिक थे? तो 8 थे। लेकिन इनके जाने के 3 दिन पहले ही इन सब की क्या हो गई, रिहाई हो गई। ठीक है, इसी पर मोदी जी ने उनको गए और धन्यवाद भी दिया, कहा कि आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप इतना भारतीयों का सम्मान करते हैं। उसके बाद होता है बात कि 15 फरवरी को संपन्न इस वार्ता में श्री मोदी ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक को जेल से रिहा कर स्वदेश भेजने के लिए कतर के अमीर के प्रति शुक्रिया कहा। ठीक है, इससे हमारे देश को क्या मिलता है, क्या फ़ायदा है? तो इससे हम ऊर्जा, निवेश, आंतरिक शहरी आधारित संरचना एवं आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों के संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। ठीक है, अब गए थे तो चर्चा भी हो जाए, केवल धन्यवाद देने तो जाएंगे नहीं। ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों का संबंध महज कृतज्ञ विकृता के ऊपर उठकर नई ऊंचाइयों तक ले जाने की सहमति दोनों पक्षों में हुई। वार्ता के पश्चात श्री मोदी के सम्मान में दोपहर भोज की मेजबानी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की दोहा में रह रहे भारतीय मूल के प्रवासियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का भारी स्वागत तिरंगे के साथ किया। बाद में उसी शाम को उनकी स्वदेश वापसी हो गई। ठीक है, फाइनली देखिए हुआ क्या। ठीक है, हुआ यही कि पहले तो जाते हैं यूएई, इसलिए जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रहा था। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हमेशा हर साल दुबई में ही होता है, पहली बात। दूसरी बात, गए थे तो BAPS जो वहाँ का मंदिर था, एशिया का सबसे बड़ा मंदिर, उसका स्वागत भी करा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कतर निकलते हैं और कतर निकलते हैं तो 8 भारतीयों को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उनको रिहाई कर दिया गया। इसके लिए शुक्रिया कहा और भी बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। ठीक है, और एक और एग्रीमेंट से नाम से हमको याद आता है कि यूएई के साथ इंडियन जो रुपए है, रुपए कार्ड जो है, और यूपीआई को एक्सेप्ट किया यूएई ने। और यूएई का जो 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म था, एक तो था आनी करके था और एक आनी करके था और एक क्या नाम दिया है, जययान था शायद। उसको मोदी जी ने एक्सेप्ट किए थे। ठीक है, उसको मोदी जी ने एक्सेप्ट किए थे। जयवान था, सॉरी जयवान था। तो इसी के साथ उनका यात्रा ये समाप्त होता। अब हम बात करते हैं भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेबरिंग कंट्री का है। ठीक है, यानी पड़ोसी देश है, तो इसका हम तो भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, भारत में म्यांमार की सीमा पर वर्ष 2018 में लागू मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी फ्री मूवमेंट रिजाइम, जिसको शॉर्ट में FMR को सरकार ने फरवरी 2024 में समाप्त कर दिया है। कब ये फ्री मूवमेंट रिजाइम था? तो 2018 में क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। ठीक है, अच्छा, फ्री जो मूवमेंट रिजाइम था, देखिए अगर ये अपना भारत है, ठीक है, कहाँ बनाए मैप, एक मिनट, मैप तो आता नहीं है फिर भी कोशिश करते हैं। ये अगर अपना भारत है तो इस एरियाज में देखिएगा, ये वाला एरियाज में देखिएगा अगर, तो इस एरियाज में अगर आप देखिएगा तो यहाँ से इसके ईस्ट में, यानी भारत के अगर ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर म्यांमार है। ठीक है, यहाँ पर म्यांमार देश है। और म्यांमार की सीमा की अगर बात करें कितना किलोमीटर लगता है, तो 1643 किलोमीटर लगता है। तो 1643 किलोमीटर लगता है। फ्री मुक्त आवाजाही का मतलब ये हुआ, फ्री मूवमेंट रिजाइम का मतलब ये हुआ, मुक्त आवाजाही व्यवस्था का मतलब हुआ कि जो भारत के लोग हैं, ठीक है, यानी भारत के इस क्षेत्र में जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, वे चाहें तो बिना वीज़ा के वे म्यांमार में जा सकते हैं। कितना किलोमीटर तक? तो 16 किलोमीटर तक। कितना? 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं। और फिर म्यांमार के लोग भारत में आ सकते हैं। किस लिए जाएंगे और आएंगे भाई? तो देखिए, अगर किसी को शिक्षा से संबंधित अगर कोई परेशानी है, यानी अगर म्यांमार में बैठा हुआ इंसान 16 किलोमीटर के अंदर अगर कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि भारत के किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ाएं जो कि 16 किलोमीटर के अंडर में है, तो वो पढ़ा सकता है। अगर हॉस्पिटल कोई है तो हॉस्पिटल की साझेदारी हो सकती है।
ठीक है। अगर कोई व्यापार है तो व्यापार की भी हिस्सेदारी हो सकती है। ये बहुत अच्छा खासा फर्स्ट क्लास चल रहा था, लेकिन बाद में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, वहाँ से तस्करी होने लगता है, उसका दुरुपयोग होने लगता है, नशीले पदार्थ का आवागमन होने लगता है, कुछ आदिवासी लोग यहाँ आकर बसने लगते हैं और फिर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या किया कि गृह मंत्री को इस बात की सूचना से सूचित की कि आप क्या कीजिए कि इसको बंद कीजिए। किसको बंद कीजिए? कि जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है, कि जो आप 16 किलोमीटर तक बिना वीज़ा का लोग को यहाँ से वहाँ आने जाने देते हैं, वे भारत में अशांति फैलाते हैं, ठीक है, और यहाँ के लोगों को सही से रहने नहीं देते हैं, ठीक है। तो गृह मंत्री ने भी जांच पड़ताल किया और बाद में मान गए और कहें कि चलो अब यहाँ पर क्या होगा, बार लगेगा, ठीक है, और फेंसिंग की जाएगी। और उन्होंने ये जो फ्री मूवमेंट रिजाइम जो था उसको बंद कर दिया, ठीक है। फरवरी में ये बंद करने की घोषणा कर दी और उसके बाद वो यहाँ मणिपुर के मोरहे में 10 किलोमीटर के हिस्से में बाढ़ लगाई भी जा चुकी है और काम भी शुरू हो गया है, ठीक है। तो यही मुद्दा था कि अब प्रश्न ये बन सकता है कि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ FMR को बंद कर दिया गया है, यानी फ्री मूवमेंट रिजाइम को बंद कर दिया गया है, तो म्यांमार के साथ बंद कर दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला न्यूज़ लेते हैं। अगला न्यूज़ यही है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में 93वां स्थान है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में 93 स्थान है। प्रश्न सीधा बन सकता है कि कौन सा स्थान है, तो 93 स्थान है। कितने देशों में, तो 180 देशों में। किसके द्वारा यह जारी किया गया है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। क्या? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार के रैंकिंग जारी करता है, तो इस प्रकार सर्वोच्च सूचकांक वाले देशों को सर्वोच्च रैंक प्रदान की जाती है, यानी जिसका जितना अच्छा रैंक होगा उसको उतना ही अच्छा सूचकांक दिया जाएगा, और जिसका जितना ही कम रैंक होगा उसको उतना ही नीचा रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इस सूचकांक में बताओ भाई कौन किया है, टॉप कंट्रीज कौन कौन है, ठीक है। टॉप कौन किया है, लास्ट कौन किया है, तो अगर टॉप कंट्रीज की बात करें तो टॉप कंट्रीज की बात करते हैं तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये टॉप कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड क्या है, टॉप कंट्रीज है। अगर हम सबसे लास्ट कंट्री की बात करें, यानी सबसे घटिया नहीं कह सकते, यानी सबसे भ्रष्ट कंट्री की बात करें तो वो सोमालिया है। अगर आप भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें तो इसमें 133 स्थान पाकिस्तान का है, ठीक है। 162 और 162 म्यांमार और अफ़गानिस्तान का है। अगर हम चीन की बात करें तो 76 है, जिसको आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है, याद करने की ज़रूरत है नहीं। 26 है भूटान की, ठीक है, 26 है किसकी, भूटान की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की द्वारा जारी ये किया गया है, ठीक है। इसमें इतना ही चीज़ों को ध्यान रखना है कि भारत 93 स्थान पर है, ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी की गई है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। आगे देखते हैं कि अमेरिका की निजी कंपनी का मून लैंडर ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर उतरा है, ठीक है। अमेरिका की निजी कंपनी का मून लैंडर ओडिसियस कहाँ उतरा है, तो चंद्रमा की सतह पर उतरा है। चलिए ये एक्सप्रेशन टेक्स्ट से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की भरपूर संभावना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं चंद्रमा की सतह पर जापान के मून लैंडर स्लिम। अब एक मिनट अब आपके दिमाग में खट गया, अभी तो आप अमेरिका कह रहे थे, अमेरिका की निजी कंपनी की बात कर रहे थे, ये जापान कहाँ से आया? अरे जापान हाल फिलहाल में ये भी संबंधित है, चंद्रमा से ही संबंधित है। तो इसी मामले में देखा जाएगा कि यहाँ बात होगा, अब चंद्रमा आया है तो बात होगा जापान का, बात होगा अमेरिका का और बात होगा भारत का, तब ना बात बनेगी, ऐसे थोड़ी बात बनती है जी। चलिए, चंद्रमा की सतह पर जापान के मून लैंडर स्लिम, नाम क्या है मून लैंडर का? स्लिम। किस कंट्री का है? जापान का है, ठीक है। 19 जनवरी 2024 को हुई सॉफ्ट लैंडिंग के पश्चात, सॉफ्ट लैंडिंग कब होती है? 19 जनवरी को होती है। सॉफ्ट लैंडिंग के पश्चात इस दिशा में एक और सफलता अमेरिका की एक निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स को फरवरी 2024 में मिली। कौन सा है भाई निजी कंपनी? इंट्यूटिव मशीन्स, ठीक है, इंट्यूटिव मशीन्स को मिली है। अच्छा, यह 6 पैरों वाला रोबोट लैंडर ओडिसियस
ने ईस्टर्न टाइम के अनुसार 22 फरवरी को सायं तथा भारतीय समय अनुसार 23 फरवरी को प्रातः 4:30 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट मालपार्ट ए, ध्यान रखिएगा मालपार्ट ए पूछ सकता है क्या है, तो नाम के एक क्रेटर में उतरने में सफलता प्राप्त की। मालपार्ट ए चंद्रमा की सतह पर एक क्रेटर है और जहाँ पर ओडिशियस ये जो रोवर है वो उतरा। इंट्यूटिव मशीन्स की कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ओडिशियस का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? फाल्कन 9 के द्वारा। फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से इसका क्या किया जाता है? प्रक्षेपण किया जाता है। 15 फरवरी 2024 को किया गया था। कब किया गया था भाई? 15 फरवरी 2024 को किया गया था। केवल एक सप्ताह की यात्रा के पश्चात इसकी सफल लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर हुई। क्या बात है, कितना तेज गया, बहुत तेज गया। इसके साथ ही इंट्यूटिव मशीन्स चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी हो गई है, ठीक है। विश्व की पहली निजी कंपनी बन गई है। कौन? इंट्यूटिव मशीन्स। निजी कंपनी, हाँ प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि इसके पहले जो भी गया है, जैसे अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, रूस की, चीन की, भारत की व जापान की, अमेरिका, ये भी तो चंद्रमा पर गया है। चंद्रमा पर गया है, ठीक है, लेकिन ये सब सरकारी एजेंसी का ये मिशन था, ठीक है। जैसे चंद्रयान 3 की बात कर ले तो ये भी सरकारी मिशन था, कोई प्राइवेट कंपनी था नहीं। लेकिन इंट्यूटिव मशीन्स की जो एक प्राइवेट क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, और ये चंद्रमा पर लैंड कराई है अपनी ओडिसियस लैंडर को। ओके, अब हम लगे हाथ भारत की भी बात कर लेते हैं। तो भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। क्या बात है, 23 अगस्त को की थी, 2023 में ही की थी। और लैंडर का क्या नाम था? तो विक्रम लैंडर, ठीक है, विक्रम लैंडर था। ओके, जापान की बात करें लैंडर का तो उसका स्लिम है। इसके लैंडर की बात करें तो ओडिसियस है, ठीक है, ओडिसियस है। और भारत की क्या है? तो विक्रम है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बताइए, ये अब हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका और चंद्रमा में क्या संबंध है, कितने दिनों का संबंध है। सर समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि इसके पहले अमेरिका का कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया था? तो आइए जी, 1972 में, यानी 1971 में बांग्लादेश बना था, उससे 1 साल बाद की बात है। हाँ बिल्कुल, 1972 में अपोलो 17 मिशन के 5 दशक पश्चात अमेरिका का कोई अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरा है। 5 दशक यानी 50 साल बाद चंद्रमा की सतह पर डाटा जुटाने के लिए केवल 1 सप्ताह का ही समय ओडिसियस लैंडर के पास था, क्योंकि इसकी लैंडिंग के 7 दिन पश्चात ही वहाँ रात हो गई। 1 सप्ताह तो जाने में लगा, 1 सप्ताह टाइम मिला डेटा इकट्ठा करने में, ठीक है। उसके बाद वहाँ रात हो गया। तो भाई साहब बता दीजिए कि चंद्रमा का रात और या दिन और पृथ्वी के रात या दिन में क्या अंतर होता है? तो देखिए, पृथ्वी पर एक दिन, पृथ्वी जो चंद्रमा का एक जो दिन है, चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। यानी वहाँ का एक दिन और पृथ्वी का 14 दिन बराबर होता है। रात में तापमान की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, तथा सौर ऊर्जा न मिलने के कारण रोवर कार्यशील नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये कुछ उपकरण, ये जब गया ओडिसियस मिशन जब गया तो पेलोड ओडिसियस के साथ भेजे गए थे, कुछ उपकरण भी थे। और खर्च कितना का आया? तो $118 मिलियन का आया। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, ओडिसियस की सफल लैंडिंग के कुछ दिन पूर्व ही एक अन्य अमेरिकी कंपनी का पेरेग्रीन लैंडर अपने मिशन में नाकामयाब रहा, ठीक है। पेरेग्रीन लैंडर, स्लीम हो गया भारत का, विक्रम, और ये है ओडिसियस। सबको ध्यान रखिएगा, पेरेग्रीन भी अमेरिका का ही है। अब हम बात करते हैं हेलेनिक रिपब्लिक के ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस की भारत यात्रा। इनकी भारत यात्रा होती है, ठीक है। चलिए, हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस की भारत यात्रा होती है। यहाँ पर देख सकते हैं किरियाकोस मित्सोताकिस की। और आइए अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हेलेनिक रिपब्लिक, जिसको हम ग्रीस कहते हैं और जिसको हम ही यूनान कहते हैं। यूनान से एक शब्द याद आना चाहिए कि ये यूनान ही है जिन्होंने सबसे पहले भारत को इंडिया नाम दिया, ठीक है। वहाँ के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस 21 और 22 फरवरी को भारत की 2 दिन की राजकीय यात्रा की।
प्रधानमंत्री भी साथ में थे, उनका भरपूर स्वागत किया गया। चलो भाई आए हैं। अब नई दिल्ली में फरवरी 2024 में अब किस लिए आए थे, तो एक्चुअली हुआ हमारे यहाँ रायसीना डायलॉग, और रायसीना डायलॉग में इनको बनाया गया मुख्य अतिथि, तो इसीलिए आए थे। क्या बात है। 15 वर्ष के अंतराल के पश्चात ग्रीस के किसी राष्ट्र सरकार प्रमुख की भारत की यात्रा थी। 15 वर्ष के बाद ग्रीस से कोई भारत आया था। ठीक है, ये बात इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो मोदी जी कहिए ना, इसके पहले कौन आए थे, तो 2008 में ग्रीस के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, जबकि भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगस्त 2023 में घूम के चले आए, ग्रीस की यात्रा की। ठीक है, उसके बाद अभी आते कब हैं, तो 20 फरवरी को एकदम बिल्कुल आते हैं जी। 20 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचते हैं, इनका भरपूर स्वागत किया जाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उसी दिन उनसे भेंट करते हैं। ठीक है, हालचाल होता है बढ़िया से। उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी महत्वपूर्ण वार्ता हैदराबाद हाउस में संपन्न हुई। ठीक है, हैदराबाद हाउस में संपन्न होती है उनकी महत्वपूर्ण वार्ता, और द्विपक्षीय वार्ता के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर बहुत बढ़िया सा डिस्कस होता है। कहा जाता है कि द्विपक्षीय कारोबार को 2023 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद मोबिलिटी एवं प्रवासन साझेदारी समझौतों पर बात होता है। उसके बाद एक और एग्रीमेंट पर बात होता है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर पर बात होता है कि इसके विकास के काम पर पहल करनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ ही साथ 2025-26 के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन के लिए मोदी ने वार्ता में जहां दोहराया। ठीक है, 25-26 में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य होने जा रहा है कौन, ग्रीस, और भारत कब हो रहा है, तो 28-29 में। ठीक है, 28-29 में भारत को सदस्यता के रूप में, अस्थायी सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये एक दूसरे को एकदम बधाई देते हैं कि आप जाएंगे तो ऑल द बेस्ट, और वो कहता है कि आप जाएंगे तो ऑल द बेस्ट। ये बढ़िया से चलता है। उसके बाद भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए ग्रीस के समर्थन में भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री के प्रति हर्ष भारत की ओर से व्यक्त किया गया। ठीक है, एकदम बढ़िया से हर्ष व्यक्त किया गया कि यार तुम एक्सेप्ट करते हो, तुम हमारे हर बात को मान लेते हो, तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले वर्ष अगस्त 2023 में 40 वर्ष के अंतराल के पश्चात ग्रीस जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री जहां बने थे। अब बताइए कितना अच्छा संबंध है ना। ये बेचारा 15 वर्ष के बाद आता है। अब प्रधानमंत्री 2023 में गए थे, उसके पहले 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो ग्रीस की यात्रा किया। लंबा मतलब दोस्ती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ होगा निश्चित रूप से। कहीं आप बहुत ज़्यादा दिनों पर जाइए, एकदम कहाँ बैठाएं, कहाँ उठाएं, कहाँ खिलाएं, ये बना रहता है। तो चलिए अच्छा है, चलते रहना चाहिए। वहीं भारत व तुर्कियों की आपसी रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, और चूँकि तुर्की क्या है, इसका पड़ोसी देश है। ठीक है, तुर्की इसका पड़ोसी देश है। उसके बाद जब मोदी जी 2023 में गए थे वहाँ पे, तो उनको मिलता है वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, वहाँ मिलता है उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर। सुने होंगे आप। तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया जाता है, और 2023 में ही सम्मानित किया जाता है, इस बात को रखिएगा ध्यान। उसके बाद देखते हैं कि वैश्विक मंच की एक महान शक्ति के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत को जो है एक वैश्विक मंच की एक महान शक्ति के रूप में उभर रहा है। अब इसी के साथ उनकी यात्रा वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑल सेल्वाडोर के नायब बुकेले लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नायब बुकेले, ठीक है, नायब बुकेले ऑल सेल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं, दूसरे राष्ट्रपति बने, बस इतना ही इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कतर यात्रा से 3 दिन पूर्व ही कतर ने मृत्यु दंड पर 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक रिहा किए। ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की समाप्ति के लिए भारत व चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता 21वां दौर हुआ है। भारत व चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जून 2020 में सैन्य टकराव के पश्चात उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का 21वां दौर सीमा पर है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जून 2020 दो BPSC में पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है करंट से। ये जो 21वां और 20वां और 21वां जो वार्ता हुआ वो चुशुल मोल्दो को लेकर हुआ। ठीक है, चुशुल मोल्दो पॉइंट है वहाँ का, उसको लेकर हुआ। LAC का एक पॉइंट है, चुशुल मोल्दो पॉइंट है, उस बैठक बिंदु पर ही बात हुआ। ठीक है, और शांति बनाए रखने की हिदायत दी गई कि आप शांति बनाए रखिए, आप आगे नहीं बढ़िए और हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। उसी बात को फिर से यहाँ दोहराया गया है कि चुशुल मोल्दो बिंदु पर 9-10 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुई थी, जो 20वीं दौर है। ठीक है, जो 20वीं दौर है कब संपन्न हुई थी, तो 9-10 अक्टूबर को 9 से 10 अक्टूबर को यह संपन्न हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में संपन्न हुआ। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में संपन्न हुआ। कितना नंबर का है, तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है। ठीक है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है। और क्या पढ़िएगा, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में 9 से 10 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ हिंद महासागर के देशों की सुरक्षा एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श के लिए आयोजित इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री, 16 देशों के वरिष्ठ अधिकारी, 6 बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसका थीम रखा गया है अस्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर, टुवार्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। ठीक है, महासागर में शांति एवं सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ बनी रहे, इसके लिए यह हर साल ये सम्मेलन किया जाता है। हिंद महासागर सम्मेलन एक परामर्शी मंच है जो हिंद महासागर के देशों के साथ लाने के लिए कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना। इस सम्मेलन का आयोजन 2016 में शुरू हुआ था। कब? 2016 में शुरू हुआ था, तथा ऐसा पहला सम्मेलन 2016 में ही सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर में शुरू हुआ और शुरू हुआ 2016 में। ठीक है, इस बार ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, पिछला साल वाला 2023 में बांग्लादेश के ढाका में संपन्न हुआ। ठीक है, और 2021 में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, कि अबू धाबी में हुआ था 2021 वाला। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक की बात करते हैं। कौन जारी करता है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है लोकतंत्र सूचकांक, और इसमें भारत का स्थान मिला है 41। कब से जारी किया जाता है, तो 2006 से जारी किया जाता है। कब जारी किया गया है, तो 15 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। कितने देश के लिए जारी किया गया है, तो 167 देश के लिए जारी किया गया है। ठीक है, 167 देश के लिए जारी किया गया है। अगर हम टॉप कंट्री की बात करते हैं तो नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है और आइसलैंड है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड टॉप कंट्रीज हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं लास्ट कंट्री की बात करते हैं। लोकतंत्र सूचकांक में लास्ट कंट्री की बात करते हैं तो अफगानिस्तान है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो नेपाल 98 नंबर पर है, पाकिस्तान 118 पर है, 148 पर है चीन, और 166 पर है म्यांमार, और 167 पर है अफगानिस्तान। सबसे घटिया अगर लोकतंत्र सूचकांक में कोई देश है तो डैट इज अफगानिस्तान। ठीक है, इसमें दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है कि भारत का स्थान 41वां है 167 देशों में, और जारी किसके द्वारा किया जाता है, इसी बात को ध्यान रखिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड अब रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कुनिनेंको के नाम है। ठीक है, ओलेग कुनिनेंको के नाम है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ओलेग कुनिनेंको किस देश के हैं, तो रूस के हैं। सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने वाले व्यक्ति यही हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बात है कि उल्लेखनीय है कि महिला अंतरिक्ष यात्रियों में विभिन्न चरणों में कुल मिलाकर सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले विश्व रिकॉर्ड अमेरिका की 64 वर्षीय पैंगी विटसन के नाम है। पैंगी विटसन के नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो सबसे ज़्यादा दिन तक रही है 64 वर्षीय पैंगी विटसन रही है। विटसन का विभिन्न चरणों में कुल मिलाकर अंतरिक्ष प्रवास 675 दिन 3 घंटे व 49 मिनट का रहा, जबकि ओलेग कुनिनेंको की बात करें तो यह
4 फरवरी को 878 दिन और 12 घंटे हो गए, ठीक है। और जब कब तक रहेंगे तो 1110 दिन तक रहेंगे। इस तरीके से ये सबसे अब तक के सबसे अधिक दिन, और हमें लगता है कि आगे भी बहुत दिनों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, मीरा रोबोट के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण किया गया। अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण किया गया। मीरा का मतलब होता है मिनिएचुराइड इन विवो रोबोटिक असिस्टेंट, ओके। मिनिएचुराइज्ड इन विवो रोबोटिक असिस्टेंट है क्या, वजन कितना है, 2 पाउंड का है। मीरा एक रोबोटिक सिलेंडर है, ठीक है। मीरा रोबोट का विकास कई वर्षों के परिश्रम के पश्चात नासा के सहयोग से नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर सेन फरीटर, याद रखिएगा नाम, सेन फरीटर और उनकी टीम ने किया है। मीरा रोबोट की मदद से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक रोबोट की सर्जरी 10 फरवरी 2024 को सफलतापूर्वक की गई, ठीक है। और हम बात करते हैं, 9वां रायसीना संवाद होता है, नई दिल्ली में संपन्न होता है। हाँ जी, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री आते हैं इसमें, ठीक है, 15 वर्ष के बाद आते हैं, ठीक है। 115 देश के लोग भी थे और 25 से अधिक प्रतिभागी भी शामिल हुए थे। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुरंगा है, संघर्ष है, प्रतियोगिता है, सहयोग है और निर्माण है, ठीक है। चतुरंगा, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट, ओके। रायसीना डायलॉग है क्या, थोड़ा देख लेते हैं। तो रायसीना डायलॉग एक भू राजनैतिक, जियोपॉलिटिक्स व भू आर्थिक, जियो इकोनॉमिक्स मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्री व दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका पहला आयोजन 2016 में किया गया था। यह एक बहुउद्देशीय सम्मेलन है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, उच्चाधिकारी, राजनेता, पत्रकार एवं उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर विचार रखते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही जानना था। है क्या, और कुछ छूट तो नहीं ना रहा है? और कुछ नहीं छूट रहा है। नवीनतम जो सामान्य ज्ञान है अगले अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अब तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच, ठीक है। और एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज हम अपने तरीके से बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच।